और याद रखना यहाँ से एक प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि साहीवाल काऊ बेस्ट एग्जांपल किसका है, तो दैट इज द डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। आप अपने दोस्त को गधा बोल देते हो, मगर दोस्तों वो गधा हो नहीं सकता। रीजन आपको पता है, क्योंकि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। याद रखना मेंडल के फर्स्ट लॉ के दो एक्सेप्शन केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। याद रखना अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। इस एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको इधर उधर कर सकती है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं कि जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे होंगे सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिल्कुल ही शानदार होंगे। हम लोगों की पढ़ाई नो डाउट बहुत ही अच्छी चल रही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बढ़िया से माइंड मैप की सीरीज के बारे में। दोस्तों आज का चैप्टर बड़ा खास है। कई बार दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम हमारे मम्मी पापा की तरह ही क्यों दिखते हैं। कई बार दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आता है कि इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों होता है। आप अपने दोस्त को गधा बोल देते हो, मगर दोस्तों वो गधा हो नहीं सकता। रीजन आपको पता है, क्योंकि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। एक बहुत बड़ी बात यह आ जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोस्तों पहले इंसान को कुछ ज्यादा पता नहीं थी, नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज के बारे में, मगर धीरे धीरे जैसे इंसान बायोलॉजी के अंदर आगे चला तब उसने बहुत सारी नॉलेज लेना चालू किया। और उस नॉलेज के अंदर एक सबसे अच्छी नॉलेज जो उसने ऑब्टेन की वो ये कि सच में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक आखिर कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं। देखो जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तब वो बहुत बड़ी बात थी, मगर जब एग्जैक्टली डिस्कवरी हुई जेनेटिक मटेरियल के बारे में तो फिर वो और बड़ी बात हो गई। आज के टाइम पे तो आपको पता है हम लोग जीन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। हाँ, इतना भी नहीं है कि पूरी रखते हैं, मगर फिर भी बहुत हद तक अभी हम जीन के बारे में नॉलेज रखते हैं। और हम लोगों को यह भी पता है कि एग्जैक्टली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते कैसे हैं। अपना चैप्टर दोस्तों सबसे पहले यही है जिसका नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आखिर कैरेक्टर कैसे जाएंगे, पहली बात। और ये जो कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, ये कैरेक्टर जाने के बाद किस किस तरीके से आगे परफॉर्म करेंगे, क्या वेरिएशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन क्यों अलग होती है पहले वाली जनरेशन से। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और छोटे मोटे पॉइंट तो हम लास्ट क्लास तक भी या सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट तो डिस्कस कर चुके हैं। मगर आज हम बात करेंगे मेंडल के बारे में, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। दोस्तों जेनेटिक्स अपने आप में बड़ी ही शानदार और बड़ी ही खास चीज है। पहले हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। दोस्तों अपनी एनसीईआरटी बहुत सारी छोटी बहुत बातें जो लिखती है, उसमें जो एक बात होती है वो एक बात यह है कि साहीवाल काऊ के बारे में अपनी एनसीईआरटी लिखती है। और साहीवाल जो काऊ है ये एग्जैक्टली कहां पे है, पंजाब में। ये डोमेस्टिकेशन का और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है और ये आपकी एनसीईआरटी के शुरू के पेज में ही इसी चैप्टर में लिख रखा है। और याद रखना यहां से एक प्यारा क्वेश्चन आ सकता है कि साहीवाल काऊ बेस्ट एग्जांपल किसका है, तो दैट इज द डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। मगर दोस्तों धीरे धीरे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी ने थोड़ी सी और अभी आगे तरक्की की, और तरक्की करने के बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई जिसका नाम था मेंडल। दोस्तों आया क्या, मतलब ये जबरदस्त थे। मतलब देखा जाए तो इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता भी लगेगा कि सच में ये मैथमेटिशियन थे। क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो इनको बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत थी, मगर इन्होंने उस मैथमेटिक्स को अपनी दोस्तों लूज पॉइंट नहीं बनाया। इन्होंने उसी मैथ्स को यूज किया और बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवील किया दुनिया के सामने। अगर देखा जाए तो मेंडल के बारे में कई सारी बातें हैं। पहली बात तो क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो दोस्तों अगर किसी को ये समझाते थे तो वो उनकी बात समझता ही नहीं था, क्योंकि समझने वाले सारे लोग तो कौन थे, बायोलॉजी के। और दोस्तों बायोलॉजी वालों की मैथ कैसी होती है ये तो मेरे से अच्छी आप जानते हो, खैर आपकी स्ट्रांग होगी, मगर दोस्तों बाकी सबकी तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मगर मेंडल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ। दूसरा दोस्तों मेंडल ने लोकल न्यूज़पेपर में चीजों को पब्लिश करना चालू कर दिया। लोकल न्यूज़पेपर का मतलब ये होता है कि मेंडल ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून वगैरह कुछ लोकल पेपर थे जिनके अंदर चीजों को पब्लिश करना चालू कर दिया। अब आप लोग जानते हैं कि लोकल पेपर तो बेटा कचौरी और समोसे ही खाते हैं इंडिया वाले, तो फॉरेन वाले भी कुछ ना कुछ खाते होंगे। तो कहीं ना कहीं मेंडल वहां पे भी सेलेक्ट नहीं हुआ, अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ। और साथ साथ दोस्तों डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया मेंडल के टाइम पे। तो डार्विन ने इतना अच्छा काम कर दिया कि दोस्तों मेंडल अपने काम को जब बताते थे किसी को भी तो दोस्तों उस टाइम डार्विन का टाइम चल रहा था। भैया सीधी सी बात ये है, आप लोग भी ये वाली बात अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आज मेरी पिक्चर लग रही हो और शाहरुख खान की पिक्चर लग रही हो तो नो डाउट आप शाहरुख खान की पिक्चर देखने ही जाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे था। अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मैं आपसे ये बात बोल सकता हूं कि मेंडल चाहता तो बहुत कुछ था बताना, मगर दोस्तों उस टाइम किसी ने मेंडल की बात सुनी नहीं। उस टाइम मैक्सिमम लोग आगे 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 चले गए क्योंकि दोस्तों डार्विन का टाइम था। अब फेल तो दोस्तों वो हो गया, मगर याद रखना वो अपने आप में इतना काम कर गया कि आज भी हम उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कौन से ईयर की बात है, आप देख सकते हैं ग्रेगर जोहन जो मेंडल है वो कौन से ईयर की बात है, 1856 से 65।
लगभग लगभग 7 साल काम किया था इसने गार्डन पी पे। गार्डन पी का आप नाम जानते हो, मटर। मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम के ऊपर इन्होंने काम किया था बहुत ही प्यारे तरीके से और दुनिया को बताया कि सच में जेनेटिक्स क्या होती है। तो ये चर्च में प्रिस्ट का काम करते थे। तो दोस्तों नो डाउट थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता होगा इनको। तो इन्होंने अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं लगा के, उस टाइम था भी नहीं, होता तो लग जाता, क्या पता ये डिस्कवर ही नहीं कर पाते। अगर इनको इंस्टाग्राम की रील देखने की आदत पड़ जाती तो तुम्हारी तरह, तुम तो नहीं देखते ना, बस तो देखना भी नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम करने चालू किए और दुनिया को बताया कि भैया ये सब कुछ चीज छोड़ो, मैं बहुत अच्छी चीज करने के लिए आया हूं। और इन्होंने बताया सबसे पहले तो मेंडल ने काम किया गार्डन पी पर, और दूसरा इन्होंने प्योर लाइन के ऊपर काम किया। प्योर लाइन का मतलब होता है एक ऐसी वैरायटी जिसके अंदर ज्यादा डिस्टर्बेंस, ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो इनको पता था कि जो भी इन्होंने वैरायटी सिलेक्ट की है उसके एंसेस्टर कैसे हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ प्योर लाइन। अगली चीज दोस्तों, पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? पहले बात तो शॉर्ट लाइफ थी। देखो अगर मटर के पौधे की जो लाइफ होती है वो 100 साल की होती, तो दोस्तों उसकी तो जवानी और बुढ़ापा ही नहीं आ पाता, मेंडल तो मर ही जाता। तो मटर का जो प्लांट होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो भी कुछ उसके अंदर चेंजेस किए वो उनको उसकी पूरी लाइफ टाइम में ही मिल गए, यानी कि उनको ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ा। अगला पॉइंट, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन तो आपको पता है, तो सेल्फ और क्रॉस दोनों ही टाइप के पॉलिनेशन इसके अंदर पॉसिबल थे, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों, मटर का जो प्लांट था ना वो बहुत छोटा था, तो मटर के प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने का भी बहुत ईजी हो गया। नहीं तो आप खुद सोचो, अगर इन्होंने काम किया होता पीपल के पेड़ के ऊपर, तो दोस्तों पीपल के पेड़ की तो पहले तो लाइफ ही बहुत ज्यादा होती है, तो मेंडल पहली प्रॉब्लम तो वहीं पे ही आ जाती, और दूसरी प्रॉब्लम एक हो जाती दोस्तों, कुछ भी चेंज करते हैं तो भाई साहब चेंज ही सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगला, हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर मान लो सीड वगैरह बहुत कम मिलते तो दोस्तों वेराइटीज में क्या पता इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते, तो सीड वगैरह इनको नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा मिले। तो जब इनको सीड वगैरह ज्यादा मिले तो इन्होंने कहा यार मजा आ गया। और मजा आने वाली बात तो ये है कि इनको एक्सपेरिमेंट्स में कभी भी इनको किसी चीज की कमी नहीं पड़ी, एग्जैक्टली सीड की तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, बेटा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब होता है जो सबके लिए वही हो जो आपके लिए है। मेंडल ने कभी ऐसा नहीं बोला लाइट येलो डार्क येलो, मेंडल ने कभी ऐसा नहीं बोला लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन। मेंडल ने हर चीज को अलग अलग बताया। मेंडल ने कहा तो येलो होगा या ग्रीन होगा, ग्रीन होगा या येलो होगा, व्हाइट होगा या वॉयलेट होगा, तो बिल्कुल अलग अलग चीज थी। मेंडल ने कभी नहीं कहा शॉर्ट और शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। मेंडल ने कभी नहीं बोला डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, नहीं तो क्योंकि डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन में फर्क हो जाता। तो मेंडल ने हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के ऊपर काम किया और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि मेंडल सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो पी प्लांट के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी आपको अच्छे से मिल रहे थे। आगे चीज बेटा, इसमें 7 थे कैरेक्टर्स अगर देखा जाए तो। पहला था हाइट ऑफ द प्लांट, उसके बाद था फ्लावर की पोजीशन, उसके बाद था फ्लावर का कलर, उसके बाद था सीड का कलर, उसके बाद था सीड का शेप, फिर था पॉड का कलर, फिर था पॉड का शेप। बोलो क्या सारे याद हो गए? आ जाओ। पहले तो बेटा हाइट ऑफ प्लांट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। आपको अगर अच्छे से डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है बेटा, मान लो आप हंस रहे हो, मैं तुम्हें हंसता हुआ देख रहा हूं क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे बत्ती सी दिख रही है, दिस इज द डोमिनेंट जो दिखता है, रिसेसिव जो नहीं दिखता है। तो डोमिनेंट को मेंडल ने ना हमेशा और हमेशा जो एक्सप्लेन किया, वो डोमिनेंट को एक्सप्लेन किया मेंडल ने हमेशा इससे, और रिसेसिव को एक्सप्लेन किया इससे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है हर्षित सर 2 बार ही टी क्यों लिखा, 1 बार टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर चीजें पेयर में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक मम्मी से आएगा तो एक पापा से आएगा। तो हम किसी भी क्रोमोसोम को अगर दिखाएंगे तो हम हमेशा पेयर में दिखाएंगे, पहली बात तो ये। अगर कभी भी आपको डोमिनेंट को दिखाना है तो आप कैपिटल टी से दिखाएंगे, और अगर आपको रिसेसिव को दिखाना है तो आप इसको स्मॉल टी से दिखाएंगे। बताओ कि दूसरा पॉइंट भी क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 3 सुनो जरा, इस वक्त इसमें भी मजा आ जाए तो बता देना दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर मेंडल ने इस वाले पर्टिकुलर चीज की बात की, तो मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट वो होता है जो कैसी भी कंडीशन में हो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। कैसी भी कंडीशन का मतलब या तो वो सेम टू सेम हो यानी कि ऐसी कंडीशन, या वो डिफरेंट हो यानी कि ऐसी कंडीशन। होमो कंडीशन और हेट्रो कंडीशन दोनों में ही काम करेगा। होमो का मतलब जब दोनों सेम हो, हेट्रो का मतलब जब दोनों डिफरेंट हो। तो ये वाली चीज दोनों में ही काम करती है, होमो में भी और हेट्रो में भी। बोलो बात सही है? आ जाओ। डोमिनेंट क्या था? हाइट ऑफ द प्लांट टॉल था, फ्लावर का कलर वॉयलेट था, फ्लावर की पोजीशन एक्सिल थी, पॉड का कलर ग्रीन था, पॉड का शेप फुल था मतलब फूला हुआ, सीड का जो कलर था वो येलो था, तो सीड का शेप जो था वो क्या था? राउंड था। जबकि यहाँ पे रिसेसिव में ड्राफ्ट था, व्हाइट था, टर्मिनल था, येलो था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, ग्रीन था और रिंकल था। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ये छोटा सा फर्क था डोमिनेंट और रिसेसिव में, जिसने मेंडल को बहुत ज्यादा हेल्प की थी आगे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। आ जाओ जरा आगे चलते हैं। बेटा मेंडल ने फिर इसके बाद सबसे पहले चीज बताई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आप एक कॉन्ट्रास्टिंग, ध्यान से सुनना, जब आप एक कॉन्ट्रास्टिंग को लेते हो ना तब ये होता है मोनोहाइब्रिड। ठीक है, और डायहाइब्रिड के अंदर जब आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेते हो। बोलो बात सही है?
तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर आपके पास है तो आप हमेशा मोनो हाइब्रिड के ऊपर चलोगे, ठीक है। तो नो डाउट आपको गेमेट्स बनाना आता है। कैपिटल टी से एक टी निकल गया, स्मॉल टी से एक टी निकल गया, दोनों को क्रॉस करवा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेल्फिंग करवा दी, इन्हीं का ही आपस में क्रॉस करवा दिया, तो मैंने भी देखो इसी का ही इससे आपस में ही क्रॉस करवा दिया। तो ये चेकर बोर्ड को आपको बनाने का तरीका पता है, ये एग्जैक्टली आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाएगा। डन बात है। यहां पे आने के बाद क्या होगा, आप इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख सकते हो। दोस्तों फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर कि कोई चीज बाहर से कैसे दिखती है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक की वो अंदर से कैसे होती है। जैसे अगर आपने मार्कर देखा तो इसका फिनोटाइप है कि ये ब्लैक चलता होगा, मगर दोस्तों इसका जीनोटाइप तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसके अंदर रिफिल जो हो ग्रीन कलर की हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको फिनोटाइप दिखे वो बिल्कुल सही हो सकता है फिनोटाइप सही नहीं हो सकता है जीनोटाइप ज्यादा सही हो, ठीक है। तो फिनोटाइप हमेशा आपको सही चीजें नहीं बताता है, हम ऐसा मानते हैं। आगे चलते हैं बेटा, यहां पे अगर देखा जाए तो आप इसको क्रॉस करवा लोगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। बोलो बात सही है। अब ये अगर देखा जाए तो ये टॉल होगा, ये भी अगर देखो तो ये भी टॉल ही होगा। आप कहोगे हर्षित सर मगर स्मॉल टी है, बेटा याद रखना अगर बड़े भाई के साथ छोटा भाई आ जाए तो चलेगी हमेशा बड़े भाई की, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तुम अपने भाई के साथ अगर मार्केट जाओगे और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चलेगी तो बेटा ये तुम्हारी गलत बात है, तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी वरना हमेशा बड़े भाई की। तो हमेशा बड़े भाई की चलती है, छोटे भाई की कभी नहीं चलती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फिनोटाइप देखो, ये भी बाहर से टाल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, ठीक है। तो टॉल कितने हैं 3 और एक दिखेगा ड्राफ, बहुत बढ़िया। मगर अगर इसका जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप अलग अलग है। देखो इस तरीके का जो है वो एक ही है, ये लिख दिया, इस तरीके का जो है वो एक ही है, लिख दिया, मगर इस तरीके के आपके पास 2 प्रेजेंट है तो वो भी लिख दिया। बोलो क्या प्रेजेंट है क्या। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, अगली चीज है आप डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे करोगे। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करोगे, आप वही चीज है, 2 अलग अलग कैरेक्टर ले ली और आपने इसको क्रॉस कर दिया तो आपके पास ये आ गया। आपने फिर इसकी सेल्फिंग करवा ली तो आपके पास ये आ गया, पूरा का पूरा चेकर बोर्ड। और नो डाउट इस चेकर बोर्ड के अंदर आप देखोगे तो मैंने आपको सारी चीजें लिख रखी है। तो इस चेकर बोर्ड में जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके पास अलग अलग आएंगे। जो फिनोटाइप है वो है 9:3:3:1 और जो जीनोटाइप है वो है 1:2:1:2:4:2:1:2:1:1। बोलो बात सही है क्या, ठीक है। 122 412 121 भी आप इसको याद कर सकते हो, बाकी ऊपर वाला 9:3:3:1 टोटल कर लेना, ये उतने ही होंगे जितने अंदर चेकर बोर्ड है। बोलो बात सही है। हमारी एनसीईआरटी में केवल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ही है, ट्राई हाइब्रिड का ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं और हमें करना भी नहीं है। तो हमें केवल मोनो हाइब्रिड पढ़ना है और डाई हाइब्रिड पढ़ना है। बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, चल सकते हैं क्या आगे, आ जाओ बेटा। अगली चीज होती है, मेंडल ने इसी के बेस पे ना यहाँ पे पूरा 3 लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये तीनों के तीनों लॉ नंबरिंग से भी आ सकते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल ही आएंगे, कोई भी ड्राफ्ट नहीं आएगा, वही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिखा भी हुआ है, जब टॉल प्लांट को और ड्राफ्ट प्लांट को क्रॉस किया था तो टॉल प्लांट ही मिले थे F1 में, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, पहली बात में किसी को दिक्कत, लॉ ऑफ डोमिनेंस सभी लोगों को क्लियर है। अगला जो दोस्तों पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 चीजें आती है जो इसका एक्सेप्शन है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है को डोमिनेंस। बेटा नाम समझना क्योंकि नाम और एग्जाम्पल दोनों ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर शहर इसके नाम और एग्जाम्पल क्या है जरा देख लेते हैं। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब डोमिनेंस ही कंप्लीट ही नहीं होती तो उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल है आपके पास, बिल्कुल मेरे पास तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मिराबिलिस जलापा आप याद रख सकते हो, जिसे 4 o'clock या गुलाबाज भी कहते हैं। एक और है स्नैपड्रैगन, मतलब अगर मिराबिलिस जलापा की बात करो तो आपने रेड और व्हाइट को जब क्रॉस करवाया था तो रेड कलर डोमिनेंट था, व्हाइट कलर रिसेसिव था, मगर यहाँ पे सारे पिंक कलर के आए थे, तो ना तो डोमिनेंट आए ना रिसेसिव आए, कोई तीसरा ही आता है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस का मतलब जब दोनों के दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे हम को डोमिनेंस बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई कैटल्स जो होते हैं वो चितकबरे होते हैं, उसमें दोनों टाइप के कलर होते हैं, पूरे एक और कलर का, उसके अंदर स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ को डोमिनेंस। बोलो क्या दोनों पॉइंट क्लियर है। अगला दोस्तों, अगला होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स की जो प्योरिटी होती है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा तो मैंने आपको ये वाली बात भी बोली कि जब आप चीजों को सेपरेट कर रहे हो तो आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो। आप ऐसा नहीं करते कि दोनों टी को एक जगह ले जाते हो, आप एक टी को अलग करते हो और दूसरे टी को अलग करते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गॉट इट। और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है व्हेन अ पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर कॉम्बिनेशन विद द हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर इंडिपेंडेंट टू अदर वन। ये ज्यादातर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में समझ में आएगा।
यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी है या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी है, तो ये दोनों के दोनों जब सेपरेट होंगे ना तो इंडिपेंडेंट होंगे, ये कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी बड़ा इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। ये तीसरा पॉइंट ये होता है। बोलो बात सही है? याद रखना मेंडल के फर्स्ट लॉ के दो एक्सेप्शन केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। क्या चल सकते हैं आगे? आ जाओ आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कैरेक्टर, नॉर्मली तो क्या होता है एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, मगर कोई भी कैरेक्टर जब 3 या उससे ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? दैट इज अ ह्यूमन स्किन सेल, या फिर हम इसे बोलते हैं हाइट भी, जो ह्यूमन की हाइट है वो भी इसका अच्छा एग्जांपल है। बाकी ह्यूमन की स्किन सेल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रॉपर एक चेकर बोर्ड है जो मेरे ख्याल से आपने बनाया भी होगा, जिसमें पूरी तरीके से ग्राफ, बहुत ही प्यारा ग्राफ मिलता है इसमें। अगला हम पीलियोट्रॉपी के बारे में बात करते हैं। पीलियोट्रॉपी के बारे में मल्टीपल एक्सप्रेशन बाय द सिंगल जीन, यानी कि एक सिंगल जीन की चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे एक्सप्रेशन में चेंज आए, तो उसका एग्जांपल कर सकते हैं पीलियोट्रॉपी। एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, तो मटर के अंदर जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब सेक्स का पता लगाना कि वो मेल है या फीमेल है। हम लोग हमेशा ये चीज जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, शायद तुमने भी सुने होंगे, एलोसोम, ऑटोसोम। मेरे ख्याल से सभी लोग नॉलेजेबल होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मगर इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अगर आप कभी भी अपने आप से एक्सप्लेन करते हो तो आप बोलते हो कि 46 क्रोमोसोम 46 नहीं, ये है 44 प्लस XX, या ये है 44 प्लस XY, यही तो बोलते हो आप। तो बेटा जिससे आपको पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है, वो तो होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। अब मान लो मैं ये छुपा लेता हूं, आप बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? अब यूं मत कहना अर्शी सर हमने देख लिया ना मुन्ना ना। मान लो मैंने ये छुपा लिया, अब तो आपको पता है ऊपर वाली फीमेल नीचे वाला मेल, मैंने ये छुपा लिया तो आप नहीं बता सकते। तो दिस इज द नॉन सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। तो जिस वजह से आप बता सकते हो कि वो मेल है फीमेल है, दैट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगला पॉइंट, हैंकिंग ने 1891 में इसको डिस्कवर किया था, बताया था इंसेक्ट में, जिसको हम एक्स नॉट से बताते हैं, 0 से बताते हैं, फीमेल में फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसके अंदर बताया था। बोलो बात सही है क्या? फर्स्ट टाइम। कई सारे टाइप के होते हैं वैसे, जैसे XX, XY, XX, XO, ZZ, ZW, ठीक है। इसके अलावा हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी होते हैं, कई बार हार्मोनल भी हम लोग पढ़ते हैं, मगर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीज याद रखना। ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में और हनी बी में। ये बेटा हनी बी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से, मैं थ्योरेटिकल आपको पॉइंट बोल रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। हनी बीज के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मेल होती है उसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। यही था क्या? 100% कुछ ऐसा ही था क्या? बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों ने ये वाली चीज भी देखी होगी कि यहाँ पे जो हनी बीज होता है, इस हनी बीज में जो मेल होता है उसका फॉर्मेशन तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और मेल और फीमेल में अलग अलग चीज होती है, मेल में होता है माइटोसिस, फीमेल में होती है मियोसिस। बहुत ही बढ़िया। और इसी को दोस्तों हम एक नाम और बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। बताओ क्या आसान है क्या? मतलब मुश्किल तो मेरे ख्याल से होगा ही नहीं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं बेटा। अगली चीज आती है, TH मॉर्गन ने, भाई साहब ने एक बहुत ही प्यारी चीज बताई थी जिसका नाम था लिंकेज। अब जरा ये वाली क्या चीज होती है लिंकेज, ये बात समझना बेटा। लिंकेज का मतलब है लिंक्ड जीन। अगर आपको याद हो तो आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मगर वो एक एक करके आते हैं इधर उधर से। मगर लिंकेज क्या होता है? ग्रुप में जाता है। कई बार तुमने देखा होगा, कई बार गर्ल्स ऐसा बोलती है सर मे आई गो टू वाटर, मैंने कहा हाँ जाओ, तो बेटा बाय 1 गेट 4 फ्री, एक परमिशन लेती है 4 और चली जाती है साथ साथ, देखा होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकेज। मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मेरी बात ध्यान से समझ में आएगी। देखो चैप्टर तो आपने डिटेल से पढ़ा होगा, मगर मेरा काम यह है कि मैं आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में चीजों के बारे में जो फंडामेंटल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कर दो। दोस्तों अगर मैंने 2 बच्चों का हाथ ऐसे बांध रखा है बहुत पास पास, और ऐसे मैंने बहुत ज्यादा रो बना रखी है 10 बच्चों की, और 10 के 10 बच्चों को ऊपर खड़ा कर दिया छत पे, आगे वाले बच्चे को जब मैं धक्का दूंगा ना तो पीछे वाला बच्चा भी चले जाएगा साथ साथ में नीचे, उसके पीछे वाले भी जाते रहेंगे। मगर मैं दूसरी कंडीशन करता हूं कि मैंने 2 बच्चों के बीच में पहले थ्रेड लगा दिया, धागा, और फिर मैंने 2 बच्चों को बांधा।
तो अगर मैं एक बच्चे को अब नीचे की तरफ अगर फेंकता हूं ना एक बच्चे को, तो दोस्तों दूसरा नहीं जाएगा उसके पीछे की तरफ। और ये पता है आपको क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर आपने एक को पुश किया तो पीछे वाला अब उसके साथ नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि बीच में अब आपको गैप ज्यादा हो गया। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? आपको याद है आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था? तो दोस्तों याद रखना, जब जीन के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा तो लिंकेज होगा, मगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा। बोलो बात सही है? सो हमारी बॉडी में नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा भी हुआ है सेल डिवीजन के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली जो देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर। मगर ड्रोसोफिला के अंदर आपको लिंकेज देखने को मिला। ठीक है, क्या देखने को मिला? लिंकेज। एक साथ जाती है चीजें तो लिंकेज होता है। जीन कौन से हैं? लिंक्ड जीन है। याद रखना, अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल जो बोला है वो वाली चीज याद रखना। ठीक है, आ जाओ। पहली बात तो टीएच मॉर्गन भाई साहब की अगर हम बात करें, तो टीएच मॉर्गन भाई साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। जिस चीज को आपको पता होगा, जो मेंडल था ना, वो फैक्टर फैक्टर बोल रहा था, तो जिस चीज को बाद में जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट आया था जिन्होंने जीन बोला, उन्हें बोला यार ये फैक्टर नहीं होता, ये जीन होता है। तो जीन के बारे में चीजें और अच्छे से बताई गई, बहुत ही बढ़िया चीज जीन के बारे में बताई गई। तो यहाँ पे ही उससे रिलेटेड ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी खास चीज आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही एक डायग्राम बना रखा है जो आपके सेल डिवीजन के अंदर बना रखा है, वैसा ही कुछ डायग्राम है। तो आपको मजा भी आएगा और आप कहोगे यार इसमें तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। बस इतना सा फर्क आया कि जिस चीज को आप फैक्टर फैक्टर चिल्ला रहे थे, वो दोस्त फैक्टर नहीं, वो एग्जैक्टली अब जीन वाली कंडीशन है बोलने लगा गया। आगे इन्होंने टर्म दिया था लिंकेज और लिंक्ड जीन। ये फादर होते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स से। डिस्कवर किया था लिंकेज को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। बोलो बात सही है? एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया था? दोस्तों उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट करने का पहला इजीली सेक्स डिटर्मिनेशन है। आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसानी से हो गया, और कैसे बेटा? मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, तो देखने से पता लग जाएगा मेल कौन सा फीमेल कौन सी। बहुत ही बढ़िया। अगला, कैरेक्टर आइडेंटिफाइड होते हैं बाय द लो पावर माइक्रोस्कोप। तो आप लो पावर, आपको बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट लाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप लाओ, उससे ही आपका काम हो जाएगा। अगला, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ये तो दोस्तों बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो आप चेंज कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाए। भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म मान लो हाथी पे काम करते, या मान लो हाथी पे छोड़ो अजगर पे काम करते, तो देखो तो लगता है अजगर की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है। अजगर बेटा कुछ कैरेक्टर दिखाता ही नहीं, पहले ही निकल जाते साइंटिस्ट। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है बेटा लिमिटेड टाइम में अपना रिजल्ट भी निकल जाए। ठीक है, अगला, ईसी डेवलप ग्रो इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर आसानी से डेवलप किया जा सकता है। बेटा आपको पता है, जैसे हम लोग भी बायोलॉजी के अंदर, जैसे एक इंस्टीट्यूट है एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, वहां पे मैं रिसर्च करने के लिए गया था, बीकानेर के अंदर है। तो वहां पे भी माइस के ऊपर, मतलब एक बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंटल माइस होते हैं। मतलब एग्जैक्टली एक ऐसा माइस जिसको आपको पता है सुबह क्या खाया था, एक ऐसा माइस जिसको वेट पता है आपको क्या है। ऐसा माइस यूज नहीं लेते कि तुम्हारे घर में घूम रहा है और तुमने इंजेक्शन लगा दिया, अब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारे इंजेक्शन से मरा है या किसी और चीज से मरा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, याद रखना। अगली चीज बेटा, प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल ज्यादा अमाउंट ऑफ स्प्रिंग की मिलेगी तो मजा ही आ जाएगा। और कैरेक्टर इजिली नोटिसेबल, आसानी से आप कैरेक्टर को इजिली नोटिस कर सकते हो। अगली चीज बेटा, यहाँ पे मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेल और फीमेल लिया था। याद रखना, मेल को इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं, जबकि फीमेल को केवल ऐसे दिखाते हैं। फीमेल XY X है और मेल है XY। ये तो अभी मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में भी बात बताई थी। अगली चीज, 3 क्रॉस करवाए थे। बॉडी कलर, जिसमें एक ब्राउन लिया था, एक येलो लिया था। याद रखना, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव में, डोमिनेंट को कैपिटल और रिसेसिव को स्मॉल से नहीं लिखते। यहाँ पे एक ही काम करते हैं कि एक में प्लस लगा दिया डोमिनेंट में, रिसेसिव को खाली छोड़ दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो, आई कलर रेड और व्हाइट है। ठीक है, विंग कलर नॉर्मल है और मिनिएचर है। अच्छा, एक दूसरी बात और बताता हूं, आपने जैसे टॉल लिया तो आप कैसे लिया था? कैपिटल टी, और ड्राफ्ट को स्मॉल टी लिखा। यहां पे क्या हुआ, जो भी आपने यहां पे लिखा है ना, इसको रिप्रेजेंट जिस चीज से किया है वो हमेशा रिसेसिव का ही है। देखो स्मॉल वाई लिया है, येलो देखो W ही लिया है, जबकि रेड तो R होता है। देखो यहाँ पे M ही लिया है, जबकि नॉर्मल तो N से होता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लस लगा दिया उसके ऊपर। अगर ये नॉर्मल रिसेसिव लिख दिया तो इसका सीधा सा मतलब है, नॉर्मल रिसेसिव का मतलब क्या है? नॉर्मल रिसेसिव का मतलब इसके ऊपर कोई डोमिनेंट नहीं है। मगर अगर ऊपर प्लस लगा दिया तो सीधा सा मतलब है कि अब ये डोमिनेंट है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्या ये थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है क्या? मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर? 100% डन करते हो यहाँ तक? बिल्कुल मेरी बात सारे लोगों को क्लियर है, कोई भी डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलो बेटा, 3 टाइप के क्रॉस करवाए थे, एनसीईआरटी में इसके क्रॉस दे रखे हैं। पहला क्रॉस करवाया था बॉडी कलर और आई कलर का।
जो दूसरा क्रॉस है वो करवाया था आई कलर का और विंग साइज का, और जो तीसरा क्रॉस है वो बॉडी कलर का और विंग साइज का करवाया था इन्होंने। तो 3 इन्होंने अलग अलग क्रॉस करवा दिए थे। ये 3 क्रॉस करने के बाद एक प्रॉपर आपको आइडिया मिला था, जिसमें आपको पेरेंटल टाइप ज्यादा मिले थे और नॉर्मल टाइप आपको कम मिले थे। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर? दोस्तों इसके बाद अपनी एनसीईआरटी एक और टॉपिक के बारे में बात करती है, जिस टॉपिक का नाम होता है म्यूटेशन। अब आप कहोगे अर्चित सर ये म्यूटेशन क्या है? दोस्तों म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज। अगर आपके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल में एकदम से चेंज आ जाए तो आप बोल देना कि वो म्यूटेशन हो गया। देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें एक होता है एवोल्यूशन, एक होता है म्यूटेशन। अगर मैंने कोई चीज ऐसे करी है और वो ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। मगर अगर मैंने कोई चीज ऐसे करी है और वो ऐसे चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। सो एवोल्यूशन और म्यूटेशन इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एवोल्यूशन लॉन्ग टाइम बीइंग चेंज होता है, म्यूटेशन एकदम से होता है। बेटा इंसान की पहले पूंछ हुआ करती थी, ऐसा मानते हैं नाम, तो ये थोड़ी सुबह उठे पूंछ गायब। अगर ऐसा होता तो कई लोगों का तो दिमाग नहीं काम आ रहा, तो ये ऐसा थोड़ी सुबह उठे दिमाग गायब हो जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। तो इसका मतलब दैट इज अ इवोल्यूशन प्रोसेस, लॉन्ग टाइम बीइंग चेंज है। मगर म्यूटेशन दोस्तों सडन होता है। अब म्यूटेशन अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी तो कई सारे म्यूटेशन ऐसे एक्सप्लेन नहीं करती, मगर म्यूटेशन में जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे हम बोलते हैं म्यूटाजन, जो म्यूटेशन कॉज करता है। जैसे आपने सुना होगा निनहाइड्रिन, आपने सुना होगा फॉर्मेल्डिहाइड, आपने सुना होगा यूवी रेज, आपने सुना होगा एक्स रेज, ये सब म्यूटेशन कॉज करने का काम करती है। सो म्यूटेशन सडन चेंज हो जाता है। जैसे कई बार कुछ थीसिस में ऐसा भी आता है कि जैसे दोपहर के टाइम पे, नून के टाइम पे, गर्मियों में जब बाहर बहुत ज्यादा क्लाइमेट गर्म होता है तो हम सीधा गाड़ी में बैठ जाते हैं जिस टाइम कंडीशन में गाड़ी गर्म होती है। तो दोस्तों म्यूटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ बढ़ेगा तो भी म्यूटेशन है, कुछ कम होगा तो भी म्यूटेशन है, कुछ डबल होगा तो भी म्यूटेशन है, कुछ माइनस होगा तो भी म्यूटेशन। यानी कि म्यूटेशन कैसा भी है, जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज होगा दोस्तों, जो नॉर्मल चेंज नहीं है वो म्यूटेशन हो रहा है। बोलो क्या डन है क्या बात? कोई भी दिक्कत यहां तक किसी को भी? आ जाओ बेटा आगे। अगली चीज बेटा, अगले एक और चीज है जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। और हम लोग ये पेडिग्री एनालिसिस भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। देखो यहां तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया मेरे ख्याल से दिमाग में सबके अच्छे से बैठ गया होगा। सभी लोग जो छोटी छोटी चीजें मैंने अभी आपको बोली है, वो छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ग्रिप कर ली होगी। मतलब मेरे ख्याल से ये जो मैंने अभी तक 2 या 3 पेज आपको पढ़ाए ना, इन 3 पेज में तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेंडल ने मटर के प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन अलग होगा जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेंडल ने कब से कम काम किया पता होना चाहिए, मेंडल ने किस प्लांट को सिलेक्ट किया पता होना चाहिए, मेंडल सक्सेसफुल हुआ उसका रीजन, बेटा उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से शार्प सिलेक्शन किया प्लांट का। प्लांट का सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट था मेंडल का, ठीक है। मतलब पाइसम सेटाइवम के पास कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, यू नो वेरी वेल। अगर सिंगल को लेंगे तो मोनोहाइब्रिड, 2 को लेंगे तो डायहाइब्रिड, 1:2:1 मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप है, 3:1 मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप है, 9:3:3:1 क्या है, बहुत बढ़िया, डायहाइब्रिड का क्या है, फिनोटाइप है। इतना काम करने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए थे, तब हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। और आप लोग जानते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे स्किन का कलर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैं तो आपसे फिर भी कहूंगा कि आप देखना स्किन के कलर के प्रॉपर चेकर बोर्ड बना के देखना, आपको मजा आ जाएगा उस चेकर बोर्ड में कि कितना प्यारा चेकर बोर्ड बनता है। यहाँ पे तो नो डाउट एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था, तो मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर सकता था इसको, तो इसलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे बताया है। बट उससे पहले हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे। मैंने बोला था मेंडल के तीनों लॉ आपको याद करने हैं। आपको याद करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, आपको याद करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, आपको याद करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। मेंडल का पहला लॉ कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, आपको याद होने चाहिए। गैमेट्स का बनना कौन से लॉ से, सेकंड लॉ से होता है। F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट आए, कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। मेंडल के फर्स्ट लॉ के 2 एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, रोवन किसका एग्जांपल है, तो रोवन कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, जबकि मिराबिलिस जलापा किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। आगे चीज, आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था दोस्तों पीलियोट्रॉपी, जिसमें सबसे अच्छा स्टार्च सिंथेसिस है पी प्लांट के अंदर। वैसे तो इसके और भी एग्जांपल है, अगर आप डिजीज की बात करें तो वहां पे भी इसमें एक अच्छा एग्जांपल मिल सकता है। मगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। हमें पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम हो ही नहीं, तो हमें बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के बारे में बात करनी है। हमने सारे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के बारे में बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें है हनी बी। हनी बी के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। दोस्तों ऐसे तो नेट पे आप सर्च करना, एक बोनेलिया विरिडिस भी है जिसके अंदर हार्मोन का इंपैक्ट होता है, उसमें लार्वा से एक से मेल और एक से फीमेल आता है, देखना। ऐसे ही आप टेम्परेचर का भी इंपैक्ट दे सकते हो। टेम्परेचर का इंपैक्ट की मैं बात करूं तो क्रोकोडाइल और टर्टल इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ही है,
खाली बैठे हो, कभी मन नहीं लग रहा हो तो देख लेना। या एक फ्री मार्टिन कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने कैटल्स के अंदर बोला था कि अगर जुड़वा होंगे तो एक मेल और एक फीमेल होगा, मगर कैटल्स के लिए बोला था, मगर ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, तो अपन केवल इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सही बात है, आ जाओ आगे। चीज हमने ये बात की थी, हमने बात की थी क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में फर्क है। अगर एक एक करके चीजें एक्सचेंज हो रही है तो वो क्रॉसिंग ओवर है, डिस्टेंस ज्यादा है जीन के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर है, मगर अगर बहुत टाइटली पैक्ड है, लिंक्ड जीन है, वो हम साथ साथ हैं वाली बात है, तो दोस्तों लिंकेज होगा, फिर उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। सही बात है, ठीक है। अगली चीज, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। लिंकेज का बढ़िया एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कोई आपसे पूछे तो आप याद रखना टीएच मॉर्गन ही है इसके, ठीक है। टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को क्यों सिलेक्ट किया, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। मेल छोटा, फीमेल बड़ी होती है, सारे के सारे कैरेक्टर आपको इजीली विजिबल होते हैं, ज्यादा बड़ी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, आपको इजीली जो नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है वो हाई मिलती है। अगली चीज, आप कौन कौन से क्रॉस करवा सकते हैं वो भी आपने देखा है। एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्रॉपर डायग्राम दे रखा है जिसमें पेरेंटल टाइप और नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं। याद रखना वो रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। अगली चीज पर चलते हैं दोस्तों, अगला है पेडिग्री एनालिसिस। दोस्तों पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप लोग पता करते हैं कि जैसे मान लो आज के टाइम पे क्या होता है, शादी से पहले लड़का और लड़की जो दोनों है ना, इन दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ले लिया जाता है और फिर इनको क्रॉस करवाया जाता है। तो पहले ही पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आगे वाली जनरेशन में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती। दैट इज अ पेडिग्री एनालिसिस। डॉक्टर को काउंसलर बोला जाता है दोस्तों, जो काउंसलिंग करता है। मगर याद रखना, जैसे मैथ में बहुत सारे सिंबल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही दोस्तों बायोलॉजी में भी सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंबल है, यहाँ पे अगर आपने ऐसे स्क्वायर बना दिया तो इसका मतलब हो गया मेल, अगर ऐसे बना दिया तो हो गया फीमेल, अगर ऐसे कर दिया तो इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इनको दोस्तों डार्क कर दिया तो यानी कि इफेक्टेड है, यानी कि कोई ना कोई इसमें डिजीज प्रेजेंट है। अगर बीच में सिंगल लाइन लिख दी तो मेटिंग हो रही है, अगर बीच में डबल लाइन लिख दी तो दोस्तों मेटिंग तो हो रही है मगर रिलेटिव्स के बीच में। देखो कई बार ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, आपने कैटल्स वगैरह के अंदर देखा होगा, जैसे डॉग होता है, बिच होती है, तो उसके 4 पपीज हो गए, तो जो बंदा ब्रीडर होता है ना, वो क्या काम करता है, उसका एक लड़का लड़की जो होते हैं वो रख लेता है और उनके बीच में क्रॉस करवा देता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने कभी कभी ये चीज देखी होगी कि हिंदुओं में गोत्र मिलाए जाते हैं। गोत्र का मतलब लड़के के गोत्र और लड़के के और लड़की दोनों के गोत्र मिलाए जाते हैं। तो लड़के का भी देखा जाता है, लड़की का भी देखा जाता है। मैच नहीं करना चाहिए, मैच करता है तो हम बोलते हैं वो सिस्टर और ब्रदर हो जाते हैं। तो वो यहीं से ही है, क्योंकि इससे डिजीज आने के चांसेस हो सकते हैं। अगला, ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट आ रही है तो आप ऐसे दिखा देते हैं, तो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के बारे में है। इसका मतलब ये दोनों तो नॉर्मल थे मगर इसके अंदर डिजीज हो गई। इसका मतलब अगर ऐसे करके 5 लिख दिया तो इसका मतलब 5 वेराइटीज है ऑफ स्प्रिंग है जो कि अनइफेक्टेड है। चलें आगे बेटा। अगली चीज, 4 टाइप के ये आपको डिजीज वगैरह अगर आप बात करो तो आपको देखने को मिल सकती है। पहला है ऑटोजोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोजोमल रिसेसिव, तीसरा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चौथा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बेटा हमारे पास वाई लिंक्ड का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, मगर याद रखना वाई लिंक्ड भी एक बढ़िया एग्जांपल आई थिंक आ सकता है, दैट इज द हाइपरट्राइकोसिस। वो कान के जो बाल आते हैं ना, वो एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, मगर वो अपने पास है नहीं, तो अपन केवल यही पढ़ेंगे। इनके सिंबल्स पर याद रखना, ऑटोजोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए लिखूंगा तो इफेक्टेड होगा, स्मॉल ए लिखूंगा तो नॉर्मल होगा, मगर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा तो भी इफेक्टेड होगा। सेम टू सेम इनके फिनोटाइप जीनोटाइप याद रखना, सेम टू सेम इनके जीनोटाइप याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सबके जीनोटाइप याद रखना। बोलो बात सही है? मगर अगर आप नाम ही पढ़ोगे तो आपको काम बहुत इजीली और आसानी से आप लोग उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा आज के टाइम में बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये वाले डिसऑर्डर कई सारे टाइप के हो सकते हैं, ये मेंडलियन के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं या फिर ये क्रोमोसोम के भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर मेंडलियन डिसऑर्डर होंगे तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया। और अगर क्रोमोसोमल है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मेंडलियन डिसऑर्डर के अंदर। देखो डिटेल तो आपने पढ़ी थी, मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ। मेंडलियन डिसऑर्डर में पहला है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। बेटा ग्रीन रेड सेक्स लिंक्ड होता है। अब ये होता क्या है बेटा, इसमें इंसान को जो कलर होता है ना, उसको पहचानने में दिक्कत आ जाता है। तो इसके लिए एक कार्ड होता है जिसका नाम होता है इशीहर कार्ड। तो जो बंदा होता है ना, उसे इशीहर कार्ड बताया जाता है कि इशीहर कार्ड देख के बताओ। जैसे जो भी इंसान फौज में जाता है तो उसकी आइज की टेस्टिंग ऐसे ही होती है, ये तो यही टेस्ट होता है उसमें, जिसमें इशीहर कार्ड दिखाया जाता है उन बंदे को कि भैया इशीहर कार्ड देख लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इशीहर कार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है।
सही बात है। हीमोफीलिया जो होता है कई सारे टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए बी वगैरह, मगर हीमोफीलिया के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बात याद रखना, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं पहले तो। कलर ब्लाइंडनेस में एक चीज याद रखना कि चीजों को आइडेंटिफाइड करना, कलर के बीच में डिफरेंस प्लॉट करना बहुत इशू हो जाता है। ऐसे पर्सन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना दोस्तों वो भी नहीं बनेगा। रीजन आपको पता है, बंदे को बेटा पता ही नहीं है ग्रीन और रेड में डिफरेंस, कब रेड ग्रीन हो जाएगी बंदे को पता नहीं लगेगा, बंदा तो निकल लेगा आगे। बहुत बढ़िया। अगला बेटा होता है इसके अंदर हीमोफीलिया, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। हीमोफीलिया जिसके अंदर ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है ना वो इफेक्टेड होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो हो गया। एक्स लिंक्ड होती है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग का इशू होता है। बेटा आपको पता होगा अगर थोड़ा सा आपको कट लग जाए तो आपका ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे क्रिसमस भी है, यहाँ पे क्रिसमस हीमोफीलिया भी होता है, अगर आपने सुना हो तो। क्वीन विक्टोरिया को देखने को मिली थी, डिटेल तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा। और हीमोफीलिया में दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लड की क्लॉटिंग की, कि पर्सन के अंदर प्रॉपर ब्लड क्लॉट नहीं होता, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। अगला दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना वो सिकल शेप हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा आरबीसी की स्ट्रक्चर। नॉर्मल आरबीसी में जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो होता है वेल हिस लू थ्रू प्रो ग्लू ग्लू। मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हो क्या है ये। तो जो सेटे अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह जब वेलिन आ जाता है तो दोस्तों पर्सन को क्या हो जाता है, पर्सन को हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों ऐसे पर्सन की बोलते हैं कि डेथ हो जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्टर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में बॉडी को दिक्कत होती है। अगला फिनाइलकीटोनुरिया, इसके अंदर लॉस ऑफ पिगमेंटेशन होता है, मेंटली रिटार्डनेस होती है, दिमाग के अंदर एसिड का डिपोजिशन हम मानते हैं, तो पर्सन दिमागी रूप से उतना सक्षम उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितने नॉर्मल पर्सन होते हैं। अगली चीज बेटा अगला होता है थैलेसेमिया, जो अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया भी होता है, अलग ही होते हैं, ये भी थोड़े से मेंटली ऐसे ही होते हैं, रिटार्ड टाइप के। और अगला होता है एम डिस्ट्रोफी, अगर बात करें तो ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। याद रखना, मैंने साइड में लिख भी रखे हैं ये, यहाँ से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। अगली चीज है दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैंने बोला था 3 डिसऑर्डर पर लेना, डाउन, टर्नर और क्लिनफेल्टर। बेटा डाउन सिंड्रोम क्या है, जो 21 वाले पे ट्राइसोमी हो जाएगी, ठीक है। अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करो तो फीमेल के अंदर 44+X हो, यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो गया तो रुडिमेंट्री ओवेरीज हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट की दिक्कत होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होगा ये 44+XXY, काउंट करके देखो 44, 45, 46, 47, यानी कि पर्सन के अंदर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम गेमेंटेसिया यानी कि जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा, फीमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मगर वो एग्जैक्टली स्पर्म सेल वगैरह को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन्हीं सब चीजों को थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बायोलॉजी के अंदर रैंडम मोड पे कराते रहते हैं। बताओ क्या सारा का सारा पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी पॉइंट आपके पॉइंट दिमाग में होगा ही नहीं जिस पॉइंट में आपको दिक्कत हो। मगर एक छोटी सी बात याद रखना, इस एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको इधर उधर कर सकती है, मगर अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बना के एक बार चीज पढ़ोगे तो बेटा वो शायद बहुत ही आसान हो सकती है। मैं ज्यादा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दे सकता क्योंकि एग्जैक्टली ये अगर आपने एक बार लेक्चर पढ़ लिया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं इतना आप लोगों पे विश्वास करता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको बोला लगभग सारी बात क्लियर है। मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो आपको आंसर भी क्लियर होना चाहिए। टोटल कितने कैरेक्टर थे? 7। टोटल कितने ट्रेड थे? आंसर बताते रहना, मेरे ख्याल से आंसर क्लियर होना चाहिए। डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। ऑटोसोमल जानते हो, एलोसोम जानते हो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जीन जानते हो, बहुत बढ़िया। मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। जोहानसन ने वर्ड यूज में लिया था, नाम था उसका जीन, बोलो बस सही है। मेंडल ने कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया पता है? ठीक है। मोनोहाइब्रिड में 1, डायहाइब्रिड में 2, 9:3:3:1 फिनोटाइप है डायहाइब्रिड का, 1:2:1 जीनोटाइप है मोनोहाइब्रिड का, 3:1 फिनोटाइप है मोनोहाइब्रिड का, बोलो बात सही है क्या? और 1:2:1 2:4:2 1:2:1 100/400/121 भी कर सकते हो, वो क्या है? जीनोटाइप है, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं। अगला हम यहाँ गए थे मेंडल के तीनों लॉ, हमें तीनों लॉ मेंडल के क्लियर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों इसके एक्सेप्शन के आपको क्लियर होने चाहिए। अगली चीज हम यहाँ पे गए थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पीलियोट्रॉपी और सेक्स डिटर्मिनेशन पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मॉर्गन ने क्या काम किया था, ड्रोसोफिला मेनोनोगेस्टर पे काम किया था, क्या होता है, कैसे क्रॉस करवाया था, किन किन चीजों को क्रॉस करवाया था वो आपको पता है। मगर याद रखना इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव को लिखने का तरीका वैसा नहीं है जैसा आपने मेंडल में किया था। मेंडल का तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है। इसने रिसेसिव जो भी है उसके सिंबल के ऊपर प्लस प्लस लगा दिया, बस दैट्स इट, तो इसका काम आसानी से हो गया। अगली चीज
पेडिग्री एनालिसिस बड़ा ही क्लियर है। पेडिग्री एनालिसिस से मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल इसके दे रखे, तो एक बार पेडिग्री एनालिसिस करने की थोड़ी सी कोशिश करना। वैसे देखो वो वाली चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। याद रखना एक बार एनसीईआरटी का जो रिवीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आपने एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन कर लिया तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने कोशिश किया है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर एक बहुत ही प्यारी सी फॉर्म में मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं। आशा करता हूं कि यहां तक जितनी भी बात मैंने बोली है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से 100% क्लियर है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और याद रखना दोस्तों, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी चैप्टर अभी एक बार पढ़ा है ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद माइंड मैप को देखने का बहुत ही प्यारा मजा है। तो जैसे ही आप कोई भी लेक्चर देख लेते हो उसके बाद आप माइंड मैप को बहुत ही ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से ये दिमाग के अंदर जैसे ये रोशनी है ना, ऐसी ही रोशनी जगा देगा। मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक सब कुछ बहुत ही मस्त होगा, जबरदस्त होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।